10th के अंदर सबसे टॉप पर मैं ही था। वो 3 महीने के बाद आया तो वो मेरे को बताता कि तेरे चैनल पे $7 आए ले। तो पहला ही वीडियो जो था एक ही दिन में 1 मिलियन हो गया। ओके। और सब्सक्राइबर एक ही हफ्ते के अंदर 50,000 क्रॉस कर गए। सक टीचर हमारे इकबाल सर थे जो मैथमेटिक्स लेते थे, है अच्छा। ना। जब वो आते तो हम बोलते थे मतलब आई बला को टाल। हालात जो है ना फैमिली के बहुत मतलब नासाजगार थे। अच्छा। मतलब गुजारा करना मुश्किल था। बॉलीवुड की पहली फिल्म थी रंगे हाथ। ओके। हाँ, तो डॉक्टर अबू बकर और मेरे वालिद साहब उसके प्रोड्यूसर थे। अपने हिंदुस्तान की एक चीज़ है कि फैमिली जो चलती ना एक बंदे से नहीं चलती, उसके लिए 2 लोगों को काम करना पड़ता है। एक मरतबा शर्ट सी के वो गया लेकर, जो वहाँ पर मास्टर था, बोले यार अब यहाँ से काम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सऊदी अरब से मेरे को पहला कैमरा भेजा था। उस वक्त उस मतलब 30,000 में मात्र बनने वाली फिल्म ने लगभग 3 लाख का बिजनेस किया था। सबसे बेवफा चीज़ जो है ना खान साहब, ये दौर में नोट है, करेंसी है, कि अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको मुंबई के रास्ते पे लगना पड़ेगा। आप अगर दिल्ली के रास्ते पे लगे तो मुंबई कभी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उन्होंने मेरे को रिवाइंड ला के दिए थे, मेरे पप्पा नहीं। बीवी से कितना डरते थे? जितना आप डरते उतना मैं डरता। ये गलत जवाब है भाई, ऐसा नहीं। हेलो दोस्तों, कॉफी विद खान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मालेगांव शहर के रौनकाबाद जैसी गुंजान आबादी वाली बस्ती में एक लड़का था जिसकी एक टेलरिंग की शॉप थी, जहां पे वो लोगों के कपड़े सिया करता था। लेकिन उतनी आमदनी में घर का गुजारा बहुत मुश्किल था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। फिर हालात के थपेड़ों ने उसे किनारे तक लाकर छोड़ दिया और उस किनारे से उसे एक नई दुनिया नजर आई, यूट्यूब की दुनिया। फिर उस लड़के ने एक कैमरा खरीदा, छोटा सा कंप्यूटर खरीदा और उस पर छोटी छोटी कॉमेडी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने लगा और उसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिलने लगा। चलते चलते उसे एक और इंसान टकराया जो था छोटू दादा। फिर उस लड़के ने छोटू दादा के साथ मिलकर वीडियो बनाई, यूट्यूब पर अपलोड की और उन वीडियोस ने यूट्यूब की दुनिया में वो तहलका मचाया, वो धमाल मचाया कि साल भर के अंदर अंदर उस लड़के के यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स मिलियंस भी क्रॉस कर गए और वहाँ से दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया। वो लड़का खुद हैरान था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादू हो गया हो, कोई चमत्कार हो गया हो। ऐसी कामयाबी पर दुनिया रश्क करती है दोस्तों, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए जो जद्दोजहद, जो मेहनत करनी पड़ती है, उसके बारे में कोई नहीं समझ पाता। तो आइए दोस्तों, आज आपको हम मिलाते हैं उसी नौजवान से जिनका नाम है वसीम अंजुम और उनका यूट्यूब चैनल आज मालेगांव का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो आइए मिलते हैं वसीम अंजुम से और जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी खुद उनकी ज़बानी। वसीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे शो कॉफ़ी विद खान में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और हमारे देखने वालों को सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बुलाने का मकसद भी था वसीम भाई इसमें कि एक हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में वो कुछ बने, या हर आदमी चाहता है, तो उसके सामने ऐसे कुछ मिसालें पेश करनी पड़ती है कि जिसके ज़रिए उसको समझ में आए कि मेहनत से आदमी क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। तो मैं जानना चाहूँगा वसीम भाई, आपके बचपन के हालात जो थे, जब आप छोटे थे, स्कूल पढ़ा करते थे, पहले तो उन हालात के बारे में बताओ कि वो दौर कैसा था बचपन का। मिडिल क्लास फैमिली थी, अच्छा, है ना। वालिद साहब अपने टेलर का काम करते थे, साथ में डॉक्टरी का कोर्स किए और फिर किसने किया कोर्स? मेरे वालिद साहब ने। अच्छा, यूनानी डॉक्टर थे, ओके, है ना। तो पहला लड़का था, तो हर एक वालिद को लगता कि मेरा लड़का बहुत बड़ा बने, तो मेरे को इंग्लिश मीडियम में डाले। अच्छा, जिस तरह मतलब पैसा जमा करके, क्योंकि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल रहती थी, तो इतनी आसानी से फीस दे नहीं सकते थे। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा महंगी फीस थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वालिद साहब ने कहा कि बड़ा लड़का है, कुछ बनाऊंगा। 10th पास हुए और 10th के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया मैंने। अच्छा, मेरी क्लास में। हाँ। उसके बाद साइंस से 11th 12th किए, फिर कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा। तो मेरे वालिद साहब भी मतलब कुछ साल पहले फिल्में बना चुके थे। अच्छा, हाँ, बॉलीवुड की पहली फिल्म थी रंगे हाथ। ओके। हाँ, तो डॉक्टर अबू बकर और मेरे वालिद साहब उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा, ये राज तो मुझ पे आज खुल रहा भाई। असल में किसी से बात ही नहीं हुई, तो ये ओपन ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर अबू बकर और मेरे वालिद डॉक्टर शकील अहमद ने मिलकर रंगे हाथ को प्रोड्यूस किया। अच्छा। डॉक्टर अबू बकर ने उसको डायरेक्ट भी किया। हाँ। तो वो मालेगांव की हिस्ट्री के अंदर पहली फिल्म थी, बिल्कुल। यस। तो फिर वो फिल्म पहली बार रिलीज़ भी हुई। हाँ। और वो बहुत अच्छी चली, लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया। तो वो एक कीड़ा था कहीं ना कहीं, कह रहा अपने को भी करना है कुछ, है ना। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डालता था। नहीं, अभी पहले तो मैं बचपन के बारे में पूछूंगा वसीम भाई। बचपन में आप बहुत ज़्यादा शरारती थे या बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थे, फरमा बरदार थे, क्या थे बचपन में? आज्ञाकारी तो नहीं बोल सकते, है ना,
जिस तरह माँ बाप को सताते हैं बच्चे छोटे, तो वैसे मैं भी बदमाशी करते थे, ये लेने का जिद पकड़ लेता था। अच्छा। क्राफ्ट में बहुत शौक था कि यार ये बनाएंगे। उस वक्त टीपू सुल्तान चलता था। ओके ओके। तो मैं टीपू सुल्तान की स्केच बनाता था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मेरे वालिद को लग गया कि इसको आर्ट में शौक आर्ट है। में दिलचस्पी है। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। जैसे कोई त्यौहार हुआ रहता था, हम लोग नुमाइश के तौर पे बनाते, एक डेमो बनाते, हाँ। छोटे छोटे घर, माउंटेन, झोपड़ी, तो वो बनाता था। तो उसमें मेरी सपोर्ट करते थे कि यार ये ला के दो खिलौने, पुल बनाया तो उस पर छोटी छोटी गाड़ियाँ ला के दो। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उस ताल्लुक से वालिद साहब का मतलब सपोर्ट रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रहा। बहुत अच्छी बात है। और वालिद साहब और अम्मी में मतलब कौन ज़्यादा सख्त था, कौन माँ तो सख्त ही रहती। मार पड़ी उनके हाथ? बहुत मार। अरे मार बहुत खाए। वालिद साहब थोड़े से मतलब नॉर्मल, वो सपोर्ट करते थे, जो चाहता था। मम्मी बोलते थे मत दिला पापा, दिला दे। अच्छा अच्छा। बस यही चलता रहा। तो अभी मुझे स्कूल लाइफ के बारे में बताओ। जब आप स्कूल में एडमिशन लिया आपने, तो कहाँ पे पढ़ाई की, कौन सी स्कूल में पढ़ाई की? मालेगांव के अंदर नयापुरा एक एरिया है, वहाँ पर कल्लू आजे की बिल्डिंग है, वहाँ पर इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल चलती थी। अच्छा। तो ये मतलब अपने ये साइड के एरिया में पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। ओके। है ना, वहाँ पर मालेगांव शहर के सब बड़े बड़े मतलब अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। है ना, निहाल साहब का लड़का बुलंद भी वही पढ़ता था, शान हिंद भी वही पढ़ती थी। तो सब मतलब वहाँ पर अच्छे ही फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे पढ़ते थे। ओके। तो वहाँ कितनी जमात तक पढ़े आपने? 10th तक वहाँ पर किया। अच्छा। 10th तक इस्लामिया इंग्लिश मीडियम में किया। ओके। उसके बाद वो स्कूल बंद हो गई। अच्छा। हाँ, फिर 11-12 अपने सिटी कॉलेज के तो अंदर। स्कूल में क्या रिजल्ट था अपना? मतलब पढ़ाकू बच्चों में से थे कि वहाँ भी वही मस्ती शरारत कुछ था ऐसा? स्कूल के अंदर मस्ती शरारत तो सभी चलती रही है ना, साथ में पढ़ाई भी चलती रही। पढ़ाई भी चलती है। अच्छा। 10th के अंदर सबसे टॉप पर मैं ही था। माशाल्लाह। हाँ, फिर ITT हाई स्कूल के अंदर 11-12 की है। अच्छा। फिर वहाँ से मतलब आगे नहीं पढ़ने का था, तो सिटी कॉलेज के अंदर बीकॉम में एडमिशन ले लिए थे। ओके। तो वहाँ कितने साल पढ़े सिटी वहाँ कॉलेज? पर बीकॉम पूरा किया, अच्छा। फिर छोड़ दिया। मतलब पढ़ाई से कुछ इतनी खास दिलचस्पी नहीं रही थी शुरू से? हाँ, मतलब पहले थी, फिर बाद में सोचा कि यार घर के हालात बड़ा था। हाँ, हालात दूसरे भाई पढ़ रहे थे, तो किसी न किसी को काम में लगना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं अगर आगे पढ़ाई करता तो फिर वो नहीं पढ़ पाते थे। वहाँ हाँ, तो मैं सोचा कि अब अपन अब बिजनेस में लगते, ठीक है। और साथ में शौक भी करते। तो अभी जैसे ये यूट्यूब में आने का इन्हें कैसे इरादा हुआ, किस तरह से ये जहन में आया कि ये इस पे कुछ करना चाहिए काम? यूट्यूब का पहले तो एक छोटी छोटी वीडियो बनाते थे, तो मैं उसको जो यूट्यूब में जो ऑप्शन था वीडियो डालने का, अपलोड कर देता था। अपलोड करते। है ना, ऐसा कोई इच्छा नहीं थी कि इससे अपन पैसा कमाएंगे, और जानते भी नहीं थे कि इसमें पैसा आता है। ओके। है ना, तो मैं डालता रहा। तो एक मरतबा मेरा भाई एजाज जो इंजीनियर है मुंबई के अंदर, तो उसने मेरा चैनल देखा, बोले तेरे तो 5000 फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है। अच्छा। तो बोले इस पर पैसा आता। तो मेरी आँखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। अच्छा। मतलब पैसा आता, बोले कैसे? तो बोले उसने मेरा चैनल मोनेटाइज करवाया। उस वक्त तुरंत मोनेटाइज हो जाता था। बराबर। हाँ, और वो फिर चले गया वापस मुंबई। वो 3 महीने के बाद आया, तो वो मेरे को बताता कि तेरे चैनल पे $7 आए ले। अच्छा। तो वो $7 देख के तो मेरी मतलब कुछ आत्मा करने खुश हो गई। हाँ, मतलब क्या और उमंग जाग गई कुछ करने की? वो $7 देख के यकीन ही नहीं हुआ हाँ। कि यार ये वाकई में आ रहे। ओके है ना, तो मतलब मैं इसको कंटिन्यू करता। तो 2017 की बात है, 1 अगस्त। अच्छा। मैंने शेड्यूल लगाया शूट का और वीडियो डाला। तो पहला ही वीडियो जो था एक ही दिन में 1 मिलियन हो गया। ओके। और सब्सक्राइबर एक ही हफ्ते के अंदर 50,000 क्रॉस कर गए। क्या बात है। ओके। पहला वीडियो कौन सा था, किसका था, क्या बनाए थे पहला वीडियो? पहला वीडियो मैंने बनाया था छोटा भीम जो आता ना, हाँ हाँ। तो उसको छोटू को रख के गया था। ओके ओके। मतलब छोटा भीम की जगह पे अपना छोटू दादा भी रखा था। ओके। और उसमें एक सोने के अंडे की मुर्गी का कहानी थी। हाँ हाँ। तो वो करके गाँव लेकर और कॉमेडी के सेक्शन में उसको किया, और जैसे ही अपलोड किया शाम तक तो 1 मिलियन क्रॉस। उसका टाइटल मैंने लिखा था 1 डे गो 1 मिलियन। हाँ, बड़ी बात है। मतलब भाई वो टाइम में तो इन्हें 1 मिलियन क्या, लाख, 1000, 2000 सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। और वो पहला ही वीडियो मतलब 1 मिलियन तक पहुंच गया, और 50,000 सब्सक्राइबर मतलब एक दिन में। ये बहुत बड़ी बात थी बॉस। तो फिर उसके बाद वो सिलसिला रुका नहीं, फिर कंटिन्यू कंटिन्यू चलते रहा। फिर कंटिन्यू शूट, क्योंकि अब लग गया था कि हाँ मतलब इसमें है स्कोप। हाँ। अपन जो अभी तक कर रहे थे शौक कर रहे थे। हाँ। है ना, अब इसको अपन प्रोफेशनल पे तरफ मोड़ सकते हैं। तो वहाँ से फिर कंटिन्यू चालू हो गया शूट।
तो उसके बाद क्या क्या बदला वसीम भाई, लाइफ में क्या क्या चीज़ बदली, क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही है? पहले का जो हमारा मॉलीवुड था, पहले जो हम बहुत ही लिमिटेड पोजीशन में काम करते थे, बहुत लिमिटेड चीज़ें हमारे पास हुआ करती, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, तो उसमें क्या बदलाव, क्या तब्दीली नज़र आ रही है पहले की बनस्बत? बॉलीवुड को जिस तरह के हमने देखा था, एकदम मतलब आम तौर पे शूट करना, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं, लवाजमात नहीं, है ना, मतलब बिना हथियार के काम करना, ये सीखे थे हमने हमारे बड़ों से, बराबर, है ना। तो हम उसको ही फॉलो कर रहे थे, है ना, मतलब जो बस काम चला, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, जुगाड़ पे ही काम चल रहा था। जब पैसा आना चालू हुआ तो जो चीज़ जुगाड़ की थी उसको प्रोफेशनली तरीके से लेने लगे। हाँ। जैसे जो कैमरे नॉर्मल थे 360D, बराबर, है ना, HDV वगैरह, उसको फिर वापस से प्रोफेशनल कैमरा लेके फिर शूट करने लगे। अच्छा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रही थी, हाँ, लोग पसंद कर रहे, इसका मतलब कि अपने को काम बहुत अच्छा करना है, अच्छा से अच्छा देना होगा। हाँ, आप जब दिखाएंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को दिखता है बिल्कुल, डेफिनेटली कि यार ये इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वैसा रिस्पॉन्स भी मिलता फिर मिलना चाहिए। तो आज भी जैसे बहुत से नौजवान हैं जो यूट्यूब की दुनिया में कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप, जो स्पेशली मतलब यूट्यूब के लिए जो करना चाहते? आज का जो यूट्यूब है ना सर, ये हो गया बहुत कंपटीशन। आप अगर लग रहे तो 100% उसके लिए एक वक्त दो। जैसे मैं चाहूँगा, जैसे किसी को अगर यूट्यूब में करियर बनाना है तो उसको मिनिमम 6 मंथ देना चाहिए, पूरा उसको डेडिकेट कर दो, पूरा 100%। जब आपको लगा कि इसमें स्कोप है, मैं आगे कर सकता हूँ, रिस्पांस मिल रहा, तो फिर आप आगे की लाइफ दो। आप काम कर रहे हैं, 5 साल निकाल दिए, कुछ रिस्पांस नहीं, आपके 500 लॉस हो गए, तो इस तरह काम नहीं होता है कि आप उस लेवल के उस लिए बने हैं क्या, पहले वो तो जांच लो, फिर आप करते रहो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी मुझे नहीं आता पेंटिंग बनाना और मैं सिर्फ पेंटिंग बना रहा, तो वो कोई काम की पेंटिंग नहीं, जो काम आता है वही करना चाहिए आदमी को, देखा जाए। नहीं तो अनिल कपूर वाली पेंटिंग बनेगी, वेलकम वाली, वो गधा। तो वसीम भाई, वापस चलते हैं तुम्हारे बचपन या स्कूल कॉलेज के दौर की तरफ। कोई यादगार किस्सा अपने दोस्तों का, बचपन का या कॉलेज का, स्कूल का, कोई ऐसा हादसा नहीं कि आप आदमी जिंदगी भर भूल नहीं पाता उसको? प्रेयर होती सुबह, हाँ, तो एक टास्क था कि कोई भी क्वेश्चन कर सकता। अच्छा, सर से पूछो या कोई क्वेश्चन करने का, तो दोस्त लोग ने मुझे उचका दिए कि वसीम तू पूछ। अच्छा, तो मैंने हाथ उड़ा दी। बोला सर, बोले यस। बोला सर, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो बोले तू इधर आ। तो मेरे को अकेले साइड में, है ना, सब क्लास में चले गए, प्रेयर खत्म हुई और मुझे हेडमास्टर के पास। बोले सर ये बहुत शाना है। बोले क्या हुआ हेडमास्टर? बोले इकबाल सर हेडमास्टर थे। तो बोले ये पूछ रहा मच्छर मुंह में कितने दांत होते हैं? बोला सर इनको जवाब देना चाहिए ना, इन्होंने पूछा सवाल करो। तो बोले ये कोई सवाल है क्या सर? तो बोला सर मेरे से पूछो, मैं बताता कितने हैं। अच्छा, तो बोले तू बता। बोला 72 रहते। बोले तूने कहाँ पढ़ा? बोला सर जीके के में पढ़ा मैंने। बोला तेरे को मालूम अभी क्यों पूछा तूने? बोला औरों क्या पूछा मैंने, इसलिए पूछा कि आप लोगों का नॉलेज बढ़ जाए। सही है। सबसे सख्त टीचर कौन से थे जिनसे सबसे ज़्यादा डर लगता था? सख्त टीचर हमारे इकबाल सर थे, जो मैथमेटिक्स लेते थे। अच्छा। जब वो आते तो हम बोलते थे मतलब आई बला को टाल। अच्छा। क्योंकि होमवर्क कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं करते थे ना। हाँ। तो एक मरतबा मैंने होमवर्क नहीं करा और मैं फर्स्ट बेंच पे था। अच्छा। तो सर ने देखे नोटबुक, होमवर्क नहीं था, सबका चेक करते हुए पीछे चले गए और जब रिटर्न आके देखे तो मैंने उस वक्त जितने देर में पीछे जाके आ चुके थे होमवर्क कर चुका था। अच्छा। तो सब ने मार खाया, मैंने छोड़ दिया, मैं बच गया। यानी ये चालाकी करे, वो अच्छा हुआ कि उस टाइम कुछ बोले नहीं उन्होंने, नहीं तो मार पड़ जाती थी। यानी उनसे सबसे ज़्यादा डर लगती थी। हाँ, बहुत डर लगती थी। और सबसे अच्छे टीचर कौन से थे? हमारे एक मंसूरी सर थे। अच्छा। वो हिंदी मराठी लेते थे। तो 10th में उन्होंने शर्त लगाई थी सब टीचर से, मेरे हिंदी मराठी अच्छा था तो हिंदी और मराठी में लाके 100 मार्क्स होते जी। ओके। तो ये बोले थे कि ये 97 98 तक लाएगा बोले। अच्छा। है ना, लेकिन मैं 93 लाया था, मतलब नहीं कर पाया था 98। फिर भी 93 कम नहीं होती ना भाई, बहुत है। तो वो मतलब हौसला देते थे मंसूरी अरे सर। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन, बहुत कॉपरेट करते थे क्रिकेट वगैरह के अंदर। क्रिकेट का शौक सभी को था, हम लोग भी क्रिकेट की टीम बनाते थे, वो हमारी टीम में रहते थे वो। अच्छा। हाँ, हर जगह पे मतलब वो बोलते थे क्या करना है करो बिंदास, ड्रामे वगैरह में, अपने जोक्स वगैरह में, प्रेयर में, वो अक्सर मतलब साथ देते थे, सपोर्ट करते थे। तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया आपको? मुतासिर मेरे वालिद साहब ने करे। अच्छा। क्योंकि 1987 या 88 में
रंगे हाथ की शूटिंग चालू थी। जब मैं कुछ 4 या 5 साल का था, है ना, तो 89 की बात है। तो वो शूट पे जा रहे थे, मस्जिद किए कि मैं भी चलूँगा, तो उन्होंने लेके चले गए। तो वहाँ जब मैं शूटिंग देखा ना, तो वो जो चीज़ थी वो मेरे दिमाग में घुस गई थी उस पीरियड में। बस वो दिन से मतलब वो एक बैठ गया दिमाग में कि यही करना है, ये करना है। वो कीड़ा था वो, है ना। तो वो शूट ऐसा होता है, जैसे फिल्मों में जब अपन टीवी देखते हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब कैमरा ये वो सब बात देखा ना, तो लगा कि यार ये शूट तो इस तरह होता है, ये अपने को करने का है। अच्छा। शक्ल सूरत तो थी नहीं, है ना, तो कैमरे के पीछे रह गए, कैमरे के पीछे रह गए काम करना। ये तो हीरो बनते थे। सही है। मतलब वालिद साहब का पूरा सपोर्ट रहा और उनको ही देख के मतलब एक प्रेरणा मिली, ख्वाहिश जागे कि यार यही लाइन में मुझे कुछ करना चाहिए। क्या सिचुएशन क्या थी, हालात कैसे थे, मतलब कि गुजारा ठीक ठाक हो जाता था या मुश्किल थे, क्या था मतलब? हालात जो है ना फैमिली के बहुत मतलब नासाजगार थे। अच्छा। मतलब गुजारा करना मुश्किल था। अपनी क्या, अपन तो मिडिल क्लास है, आसपास के सभी लोगों के हालात वैसे ही थे। ये रोज़गार का इतना वो नहीं था, क्योंकि लोग कंटिन्यू कपड़े नहीं सीते थे। बराबर। मतलब जो अगर त्यौहार है, ईद है, दिवाली है, उसी पीरियड में कपड़े सिए जाते थे। तो हालात से जूझना पड़ता था। इन्हें मुश्किल थे, बहरहाल बहुत मुश्किल हालात थे। तो फिर टेलरिंग का कैसे, क्या तुमने सोचा कि वालिद साहब के साथ रहते रहते ही मतलब वो करने लगे थे? अब वही रोज़गार वालिद साहब का टेलर का रोज़गार था। अब जब हालात ख़राब हुए तो फिर साथ में जुड़ना पड़ा। ओके। तो फिर मैं खुद ही मतलब पैंट शर्ट सीता था। अच्छा। हाँ, तो वही सी मतलब पैंट शर्ट जो पैसा आता था वही गुजारा करते थे। बाहर जाके शर्ट लाने का, सी के वापस हफ्ते में भेजने का, अच्छा। ये चलता रहा। यानी शुरू से तुम वालिद साहब का हाथ बटाने लग गए थे मतलब काम में उनको? फैमिली अपने हिंदुस्तान की एक चीज़ है कि फैमिली जो चलती ना एक बंदे से नहीं चलती, चलती। उसके लिए 2 लोगों को काम करना मेहनत पड़ता, करने का। तब फैमिली थोड़ा कंफर्टेबल चलती। अगर एक बंदे पे डिपेंड रहे तो फिर वो वापस से हालात ख़राब हो जाते हैं। सही है, सही है। यानी सपोर्ट ज़रूरी है, किसी भी जो भी काम कर रहा है उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। देना भी चाहिए लोगों को सपोर्ट, और किसी को ज़रूरत है अपन सपोर्ट कर लो, या कोई अपने को कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या करते थे वालिद साहब? वालिद साहब पहले टेलर काम करते थे, अच्छा। फिर यूनानी डॉक्टर हुए वो। ओके। हाँ, तो प्रैक्टिस भी की कुछ 15 साल तक उन्होंने। अच्छा। अपने आयशा नगर के अंदर। मुंबई भी गए थे क्या? जब ये टेलर काम करने मुंबई गए थे अच्छा। मेरे वालिद साहब, तो वहीं पर जो मुंबई जाता है वो फिल्मों से प्रभावित हो ही जाता है, हो जाता है, सही है है। ना। तो वो भी जब टाइम छुट्टी रहती थी तो उस वक्त गोरेगांव जाके फिल्म इंडस्ट्री जाके घूमते थे। अच्छा। तो उसी के बाद आने के बाद उनको भी शौक चढ़ा था। अच्छा। और डॉक्टर अबू बकर उस वक्त मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की, ओके। तो उन्हीं के साथ रहते थे वो। तो वो दोनों फिल्म इंडस्ट्री मतलब अच्छा, वो फिल्मों से दोनों को ही लगाव था। और वो दोनों एक साथ मिल भी गए थे और गोरेगांव उन्होंने फिल्म की शुरुआत करी। तो वो दोनों साथ में गोरेगांव जाते थे, फिल्म की शूटिंग देखते थे। लाइफ का एक कोई ऐसा किस्सा, अच्छा या बुरा, जो आज तक नहीं भूल सके हो? जब मैं टेलर काम करता था नासिक के अंदर। अच्छा, नासिक में भी किया? हाँ, वहाँ से मैं शर्ट्स लाता था कटे हुए और यहाँ के सी के वापस बेचता था। अच्छा। तो एक मरतबा शर्ट सी के गया लेकर, तो जो वहाँ पर मास्टर था बोले यार अब यहाँ से काम नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि काम कम हो गया, बोले हमारे जो कारीगर है वही करेंगे। अच्छा। तो मैं एकदम सैड हो गया। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। मैं बोला यार अब काम बंद हो गया, वहाँ से काम नहीं मिलेगा। तो एक किस्सा बता रहे थे वो, कि एक बाबा रहते, वो अपने शिष्य के साथ में कहीं जाते रहते। तो शाम होती तो एक जगह रुक जाते, तो पहाड़ के नीचे एक झोपड़ी रहती, बोले आज अपन यहीं पर रुकेंगे। वो झोपड़ी वाले के पास जाते और बोलते आज की रात हम आपके पास रुकेंगे। तो बोलते ठीक है, बोले महाराज बैठो आप। तो वो उसके पास जो भी रहता, एक भैंस रहती है, उसका दूध निकाल के और कुछ रोटी उनको देता हो खाने के लिए। तो महाराज पूछते तुम्हारा गुजारा कैसे चलता? तो बोले ये भैंस है, ये दूध देती, इसको आधा दूध बेचता, आधा दूध हम लोग इस्तेमाल करते, इसी से हमारे घर का बच्चा गुजारा चल रहा। बोले इसके अलावा कुछ नहीं? बोले नहीं। महाराज रात में सोते खाओगे और आधी रात को अपने शिष्य को उठाते हो और बोलते कि चल सामान लेता, बाहर निकलते। तो बोले ये भैंस को खोल ले। तो बोले क्यों? बोले जितना बोला उतना कर। भैंस खोल के ऊपर पहाड़ रहता, पहाड़ के ऊपर लेके जाते और वहाँ से इसको बोलते कि इसको धक्का दे दे। बोले महाराज ऐसा मत करो, वो गरीबों का यही गुजारा है, बोले इसी से वो मतलब उनका दाना पानी चलता है दूध बेच के। बोले जितना बोला उतना कर। तो वो शिष्य उसको धक्का मार देता, तो वो भैंस गिर के मर जाती और वो लोग वहाँ से निकल जाते। तो वो शिष्य के दिल में एक बात रहती है कि अपन ने किसी के साथ गलत की है। तो कई सालों के बाद उसका बहुत अच्छा होता, वो बड़ा आदमी बन जाता। तो था अपन ने उनका गलत किया तो उनका कुछ फ़ायदा करते चल के। तो वो बग्गी में बैठ के वापस वही जगह पे जाता, तो झोपड़ी ढूंढता था, वहाँ झोपड़ी रहती नहीं, एक आलीशान कोठी बनी हुई रहती। अच्छा।
तो वो पूछता हुआ आपसे, लगता बोले बेच के चले गए, तो एक बंदे को पूछता हो कि यार जो यहाँ रहते थे वो कहाँ है? बोले हम ही रहते थे। तो बोले यार मुझे पहचाना? बोले हाँ आप वही है जो बोले आज से कई साल पहले आए थे। बोले आप और आपके महाराज जिस दिन आए थे, बोले उस दिन रात में हमारी भैंस पहाड़ पे चढ़ के गिर के मर गई। बोले जब कुछ करने को नहीं था, ये ज़मीन थी बोले, तो भाई इसमें बोले हमने खेती करे और उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई तो पैसा बहुत ज़्यादा मिला। बोले फिर वहाँ से मैं कंटिन्यू यही काम में लग गया। बोले आज बोले भगवान का दिया सब कुछ है बोले हमारे पास। तो मेरे वालिद साहब बोले कि ये भैंस मरी है, बोले जो काम तेरा छूटा ना, ये भैंस मरी है, बोले तू आगे कुछ कर। फिर मैं इधर फिल्मों की तरफ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करा। फिर वहाँ से यूट्यूब का, मेरे चाचा जो है ना वो सऊदी में रहते थे। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरे पापा ने कि तुम मतलब वसीम को फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, वहाँ से एक कैमरा भेज। अच्छा। तो उन्होंने सऊदी अरब से मेरे को पहला कैमरा भेजे थे। ओके। तो फिर वहाँ से कंटिन्यू मैं कुछ ना कुछ बनाता रहा, छोटा मोटा, मतलब कॉमेडी सेक्शन में या फिर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, ये सब करता। फिर उसी में लग गए? फिर उसी में लग गए। ओके ओके। अच्छा, तो फिल्मों से दिलचस्पी थी शुरू से? फिल्मों से शुरू से, क्योंकि घर का एक माहौल था, है ना। वालिद साहब खुद भी फिल्में कर चुके थे, तो वो तो रोक नहीं सकते थे। हाँ बिल्कुल। उसके लिए उनका भी एक पैशन था। उन्होंने मेरे पैशन को जांच भी लिया कि यार ये इसमें कर सकता है कुछ, क्योंकि ये कभी मुंबई नहीं गया, है ना। उस वक्त टेलीविज़न पे किस तरह शूट होता है ये नहीं बताया जाता था। तो वो बोले इसको आ रहा, मतलब ये इंटरेस्टेड है, कर सकता है। उन्होंने सपोर्ट करे, है ना। उस वक्त मैंने छोटी छोटी कॉमेडी बनाया और फिर चलने लगा। और फिल्मों में कौन सी फिल्में, किस टाइप की फिल्में ज़्यादा पसंद है आपको? मैंने यश चोपड़ा की फिल्म देखा था डर, तो उसका एंड इस तरह था कि यार जो मतलब जूही चावला को मोहब्बत करता शाहरुख खान, वो आखिरी में उसको नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत थी, है ना। तो वो एक तरफा मोहब्बत मेरे को चुभ गई थी। अच्छा। यार इतनी मोहब्बत करने के बाद एक डायरेक्टर उसको मतलब उसकी कोई स्टार क्यों नहीं दिया? अच्छा। वो हीरोइन मतलब शाहरुख खान के साथ एंड होना चाहिए था। हैप्पी एंड चाहते थे आप? हाँ हैप्पी एंड, है ना। लेकिन कल्चर अपना नहीं मानता। लेकिन मतलब अगर ये फिल्म डर मैं बनाऊंगा कभी तो इसका एंड बदली कर दूंगा। अच्छा। तो फिर 2004 में मैंने रीमेक किया मालेगांव की डर। ओके। तो उसके अंदर मैंने शाहरुख खान और जूही चावला को एंड में साथ में बताया और सनी देओल को उसमें मैंने विलन बता दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे दिल में चुभी थी वो बात, तो मैंने उसका एंड ही चेंज कर दिया। अपनी भड़ास मतलब अपनी फिल्म के जरिए निकाल ले कि ऐसा एंड होना चाहिए। डायरेक्टर तो यही काम है ना, उसकी भड़ास ही निकालता हूँ हर टाइम फिल्म के जरिए। अच्छा, ये डर फिल्म बनाए थे आपने, तो इसका कितना बजट था और किस लेवल पे काम हुआ था और रिलीज हुई थी या नहीं हुई थी वो फिल्म? जो डर फिल्म मैंने बनाया था उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने ही, मतलब रीमेक थी, लेकिन जो भी थोड़े बहुत डायलॉग चेंज करने का था वो मैंने ही किया था। वो फिल्म का पूरा जो बजट था वो 30,000 रुपये था। 30,000 में? सिर्फ मात्र 30,000 रुपये में पूरी फिल्म, और रिलीज़ किया था। और 21 डेज मैंने उसको चलवाया। कहाँ पे रिलीज़ किए थे? ये कुतुबई रोड के आगे रईस वीडियो है, हाँ, वहाँ पर चलाया था। अच्छा, 21 दिन चली थी वहाँ पे? हाँ, उस वक्त उस मतलब 30,000 में मात्र बनने वाली फिल्म ने लगभग 3 लाख का बिजनेस किया था। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है बॉस। ये तो ये हर शो फुल जाता था, लास्ट शो ही चलाते थे। इन्हें 10 गुना प्रॉफिट हुआ था देखा जाए। 30,000 में बनी और 3 लाख का कमाई हुई है फिल्म की। तो ये काकानी में भी मेरे ख्याल से वैभव में या काकानी में लगाए थे क्या उसको एक बार एक शो वैभव के अंदर किए थे। हाँ, ट्रायल वर्जन था वो, लेकिन लगाए नहीं थे। हाँ, मैं था उसमें, मुझे याद आ रहा है कि मैं भी था उसमें। सही, आपको बुलाया गया था। हाँ। स्पेशल गेस्ट थे आप। मुझे वही याद आ रहा है कि वो फिल्म उसके बाद देने शायद वीडियो पे चली थी। हाँ, उसके बाद वीडियो पे चली थी। तो उसमें हीरो किसको लिए थे? शाहरुख खान कौन बना था? हीरो मेरा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त, इमरान अली शाह करके। अच्छा। है ना। तो उसमें शाहरुख खान कूट के भरा हुआ था। तो उससे मेरी मुलाकात भी किस तरह हुई थी कि मेरी जो शॉप थी टेलर की, उसमें मैंने फ़ोटो लगाया था शाहरुख खान का, वायलेंट वाला जो मोहब्बत है कपल। तो वो मैंने मुंबई से फ़ोटो लाया था। अच्छा। तो जो नौजवान बच्चे उसी फ़ोटो देखने के वास्ते आते थे, तो वो भी मेरे पास आया। तो बोले यार ये फ़ोटो मिलेगा क्या? तो मैं बोला क्यों? बोले यार मैं भी शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। बाल ओल थे उसके वैसे, तो मुझे एक्टिंग करके बताया उसने। तो मैंने वही फ़ोटो उसको फोल्ड करके मतलब मेरी तरफ से गिफ्ट आप, और तो मेरी अगली फिल्मों के हीरो तुम। फाइनल मतलब साइनिंग अमाउंट वो फोटो था। तो वो फिल्म बनाने में क्या कुछ दिक्कतें, कुछ तकलीफें आई थी? तो उस वक्त तो आर्टिस्ट लोग इतने मतलब मिलते नहीं थे और उम्र छोटी थी, 19 साल का, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता था कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बना पाएगा नहीं बना पाएगा। तो जो बड़े बड़े एक्टर है वो नहीं, जो नॉर्मल थे फिर उन्हीं को लेके मैंने काम किया। ओके। है ना। अब फिल्म अटक गई हीरोइन के ऊपर। ओके। हाँ, क्योंकि कोई मतलब इतना कांटेक्ट था नहीं,
तो फिर मेरे पापा ने बोला कि एक है मेरे जानकारी में, उससे मैं बात करता। फिर उन्होंने मेरे को हीरोइन ला के दिए थे, मेरे पापा ने किया। ये बहुत बड़ी बात है भाई कि देखो वालिद साहब ने खुद हीरोइन का इंतजाम किया, हाँ भाई इसको ले ले इसको ले ले। और कितने दिन शूटिंग चली थी? लगभग ये महीना भर चली थी। तो बाद में जैसे फिल्म 21 दिन चली है, बहुत बड़ी बात है कि 21 दिन चल रही है फिल्म, तो हीरो का कुछ मूड वूड चेंज हुआ था? फिर वो हीरोगिरी आ गई थी क्या वैसे ही थे वो? दोस्त तो वैसे ही था, लेकिन मैं बोला जब फिल्म जिस तरह प्रीमियर आपको बुलाया था, हाँ। प्रीमियर हुआ तो उसी दिन उसको लग गया था कि बात खत्म हो गया, मैं उस स्टार हो गया। अच्छा। क्योंकि वाकई में उसने अच्छी एक्टिंग भी किया था शाहरुख खान की। तो उसके बाद मैं बोला अपन दूसरी फिल्म बनाते हैं। मेरा ऐसा विचार था कि अपन मोहब्बतें करते हैं। ओके। लेकिन वो बोले यार अभी घर वाले मना कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई दूसरी फिल्म की कोशिश नहीं की? नहीं, फिर अपने डायरेक्ट यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब से ही काम का चालू हो गया। अच्छा, तो फिल्मी म्यूजिक संगीत वगैरह भी पसंद है? तो क्या मतलब कैसे गाने कैसे सुनना पसंद है? गज़ल गीत? मोहम्मद रफ़ी साहब के, मुकेश के, इनके गीत मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये समझ में आते हैं। और आज के जो संगीत है ना, वो शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, वो म्यूज़िक भी नहीं पहुंच पाएगा। वैसे भी आजकल के गानों की उम्र भी बहुत कम होती है, वरना आज भी देख लो रफ़ी साहब का कई सालों पहले गाया हुआ गाना, मुकेश जी के बोलो, किशोर दा के बोलो, आज भी लोग गुनगुनाते। ये सबसे बड़ी बात है। उस वक्त है ना गीतों में ना चाशनी हुआ करती थी, लफ्ज़ों का तोल मोल था। बिल्कुल है ना। आज के संगीत में लफ्ज़ों का मियार गिर चुका है। बिल्कुल। वो चीज़ है ही नहीं, जो मतलब एक बार सुन के आप दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन आप पुराने गीत सुनेंगे ना, उसको कभी भी रिपीट करेंगे आप। सही है, आज भी गुनगुनाते लोग, आज भी गाते हो। और पुराने लोग ही क्या, नई जनरेशन खुद भी आज गीतों को गाती है। फॉलो कर रही है, देखा जाए तो। वसीम भाई अभी ये बताओ कि आज उम्र कितनी हो गई आपकी? 40 के आसपास। 40। इन 40 सालों में कोई वक्त आता है, एक ऐसा कभी वक्त आ जाता है इंसान की लाइफ में कि ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया? ऐसा कभी हुआ लाइफ में? हालात आते रहते कि ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ऊपर वाला उसी वक्त कुछ एक ऐसी चीज़ करता है कि आप वापस से वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये तो अप और डाउन फॉल लगा है लाइफ में। अगर ये नहीं रहेगा तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे बेवफा चीज़ जो है ना खान साहब, ये दौर में नोट है, करेंसी है, पैसा है ना। जो नोट है ना, ये किसी एक के पास रुकती नहीं है, ये आगे जाती है। तो किसी चीज़ पे अपन को घमंड करना, प्राइड करना, ये अपनी फितरत में नहीं है, क्योंकि जो ऊपर जाएंगे उसको नीचे आना है। बेशक, बिल्कुल, है ना। कोई चीज़ रुकी नहीं है, जो बचपन है वो रुकता नहीं। उसके बाद इंसान जवान होता है, उस पर घमंड नहीं करता क्योंकि वो भी रुकता नहीं। उसके बाद बुढ़ापा, वो भी रुकता नहीं, वो भी चला जाता है ना। तो ये डाउनफॉल तो लगा है। बचपन के बाद जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा। मतलब अप एंड डाउन आते रहे, लेकिन उसको हिम्मत नहीं आ रही, उसको मतलब उसको फेस करते रहे, मुकाबला किया उस चीज़ का, हालात का मुकाबला। सही है। तो वसीम भाई देखिए, हर इंसान के अंदर ना 2-3 इंसान होते हैं, मेरे ख्याल से 3 इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है जिसे दुनिया जानती है, एक वो इंसान होता है जिसे घर वाले, परिवार वाले, फैमिली वाले जानते हैं, और एक वो इंसान होता है जिसे वो खुद जानता है, उसके अलावा उसे कोई नहीं जानता। ज़िंदगी में जैसे यूट्यूबर जो बने आप, ये हो गया कि इत्तेफाक से मतलब यूट्यूब का नज़र आया कि भाई इस पर कुछ वर्क करना चाहिए, इस पर पैसा भी आ रही है वो। अगर ये ना होते तो क्या होते आप? अगर यूट्यूबर नहीं होता तो मेरी मंशा तो हमेशा बिजनेस की रही है। ओके। है ना, कि बिजनेस करता, लेकिन उसको अल्लाह ताला कब वो चांस देता वो देखना पड़ता था। हाँ। लेकिन दिल से जो रहता वो बिजनेस करता था। ओके। है ना। और जो हालात थे वो मजदूरी के थे, और वो बिजनेसमैन माशाल्लाह भी बन चुके आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है। चालू है, बिजनेस चलता है। खैर वसीम भाई, एक चीज़ ये है, अब थोड़ा सा पर्सनल मैं सवाल करूँगा कि बाहर जब आप रहते हो, दिन में शूटिंग कर रहे हैं या जो भी बिजनेस के ताल्लुक से, तो कोई सर बोलता है, कोई वसीम भाई बोलता है, कोई बॉस बोलता है। अपनी शूटिंग पे तो अक्सर बॉस, सर ऐसे ही चलता है ना। तो दिन भर तो बाहर की दुनिया में एक अलग लेवल पे आपको लोग मिलते हैं और उसी तरह से मुखातिब करते। जब इन सब से निपट के घर पहुंचते आप, तो क्या बन के जाते घर पे? आप शूट पर रहते हो ना, तो सब आपके पास लोग रहते हैं ना, कि सर पानी, चाय, है ना, सब मतलब हम जो बोलेंगे वो होता है ना। हाँ। जब घर में जाते हैं ना, तो जो बीवी बोलेंगी वही होता है। अच्छा, अभी ये बताओ कि शादी पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी? हाँ, नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, लेकिन देखने के बाद पसंद कर लिया था। ओके। हाँ, वो तो जाहिर है, देखे पसंद की, फिर शादी हो गई। तो बीवी से कितना डरते तुम? जितना आप डरते हो उतना मैं डरता। ये गलत जवाब है भाई, ऐसा नहीं, सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरा ऐसा मानना है ना खान साहब कि जैसे अब
तुम मैं, हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये ऑफिस मेरा है, ये प्रोडक्शन मेरा है, ये चैनल मेरा है। औरत के लिए उसका हस्बैंड ही उसका होता है। हाँ बेशक, उसके लिए तो सब कुछ वही होता है। तो वो ये चाहती कि इस पर मेरी पुरानी चले। अपन नहीं भी चाहते, उसका दिल रखने के लिए अपने को उसकी चीज़ें मानना पड़ती है, क्योंकि वो घर की मालकिन है, होम मिनिस्टर ना। किचन तक उसकी, किचन के बाहर फिर अपनी। किचन की दुनिया, घर की दुनिया, उनके बादशाह वो, और बाकी इधर बाहर की दुनिया में तो हम है ही, जो भी करते हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वाइफ से डरते नहीं हो, बल्कि इज्जत करता हो, इज्जत करते हैं। वाइफ से डरना भी नहीं चाहिए। हाँ। वाइफ की इज्जत करना चाहिए। और डरने वाली चीज़ है भी नहीं वाइफ यार। ये लोगों ने तो बिला हो जाए कि अफवाह उड़ा के रखे हुए हैं कि वाइफ ऐसी डेंजर जोक्स बना के रखे उन पे। सही है। लेकिन वो सबसे बड़ी एक पावर जिम्मेदार होती है, घर की पावर है, बहुत बड़ी पावर है। खान साहब एक चीज़ है, जब आप सारी दुनिया से हार के आते हो ना, बेशक, तो वाइफ ही वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हौसला देती है। बेशक, बिल्कुल, आप वहाँ से बूस्ट होते हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जब वापस आप मतलब दुनिया में जाते हो तो आप एक ताकत लेके एक नई एनर्जी के साथ आदमी जाता हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर में अगर शांति रहेंगे तो पूरी दुनिया फतेह कर लेगा। बराबर। और घर में अगर कुछ मामले रहे तो वो पहले हारा हुआ है, डिस्टर्ब रहेगा वो, दोबारा आके फिर हार जाएगा। बिल्कुल। सारी दुनिया आपके खिलाफ में रहेंगी, लेकिन परिवार वो है जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के हर हाल में, चाहे भाई रहे, बिल्कुल, माँ रहे, है ना। माँ की दुआ को तो बहुत बड़ा दखल अमल है। बेशक। जिसके साथ माँ की दुआ है वो आदमी कभी भी परेशान, वक्ती तौर पे वो थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन वो एंड ऑफ द डे कामयाब है। वसीम भाई, कॉफ़ी की एक सिप तो लो भाई। कॉफ़ी विद खान में आए तो पहले कॉफ़ी भी ज़रूरी है, वरना लोग बोलेंगे खाली नाम रखा है कॉफ़ी नहीं। अभी एक बात बताओ वसीम भाई कि छोटू दादा कहाँ मिला था, कैसे मिला था, और कैसे उसकी खोज हुई? खान साहब, मुझे याद है कि छुट्टियों का, स्कूल की छुट्टियों का समय था और मैं डायरेक्शन दे रहा था आसिफ अलबिला जैना की खानदेश टू दुबई करके। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर एक मेरा रिश्तेदार लड़का था, वो आया, बोले भैया एक बच्चे को लेंगे तुम। तो मैं बोला कौन है, तो बता दे मुझे। तो वो मुझे लेके गया, तो एक छोटा सा 2.5 फीट की हाइट का लड़का है ना, बच्चों के साथ कुछ खेल रहा था। अच्छा। हाँ, वो माचिस के आते नहीं क्या, काट बना के, हाँ काट बना के वो खेल रहा था। तो बोले ये, बोले बेटा काम करेगा क्या तू पिक्चर के अंदर? बोले करूँगा ना। तो मुझे उसकी आवाज़ क्लिक हुई, जैसे उसकी आवाज़ सुना ना तो एंटिक लगी, बहुत खूबसूरत लगी, यूनिक थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बोला इसको लेते अपन। तो उसको मैंने गोद में उठाया, है ना, और लेके गया। आसिफ अलबिला शायद चीचा बने हुए थे। अच्छा। और घोड़े के पास का एक सीन था। ओके। बोला आसिफ भाई इसको लेते, बोला अपन, है ना। अबे बोला टाइम हो रहा, सूरज डूब रहा, पहले अपना कर लेते। अरे बोला एक सीन है, इसको घोड़े पे उल्टा बिठा दो, आप पूछ लो कि इसकी मुंडी कहाँ है। तो बोले चल, है ना। तो वो सीन बनाए हम लोग। वो आया तो क्या बोले नाना ये घोड़ा किसका है? बोले मेरा है। तो बोले बिठाते, तो आसिफ भाई उसको उठाकर बिठाते, उल्टा बिठाते। अच्छा। मतलब धूम साइड से। बोले क्यों नाना? बोले इसका मुंह का है। बोले मुंह बिगर मुंह का घोड़ा है। तो अरे बोले तेरे को उल्टा बिठा दिया ना मैंने, तो सीधा बिठाते। तो पहला सीन था वो किया था सफीक, और सफीक को खान साहब यकीन मानो उसके लिए मैंने सिर्फ 20 रुपये दिया था। वो उसका फर्स्ट शूट था, है ना। तो वो सीन में लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। उसके बाद आसिफ भाई का ही जैने का अपना ससुर की बारात की है। हाँ। तो उसके अंदर उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, मेरे नाना मर गए। और वो शूट के अंदर हम लोग सिर्फ 3 ही लोग गए थे। अच्छा। आसिफ भाई, मैं, सफीक और मेकअप मैन था कल्लू करके। हम लोग चार लोग ने शूट किए थे वो। अच्छा। और वो सीन क्लिक हुआ, उसके बाद से तो वो बिल्कुल तो मेरे नाना मर गए तो बहुत हिट हुआ था उसका। बहुत हुआ, मेरे नाना मर गए, मेरे नाना। बच्चे तो मतलब कंटिन्यू मतलब वो बोलते ही बोलते थे। यानी वो मतलब ऐसे मिल गया, सपड़ गया था तुमको कहीं। ऐसा मतलब सपड़ गया था। वसीम भाई, एक सवाल और है अपने यूट्यूब के मुतालिक ही है। मतलब जैसे जिस वक्त नए चैनल शुरू हुए थे आपके, बोले या हमारे मालेगांव शहर के जितने भी चैनल थे जिसपे छोटू दादा काम करता था, तो बहुत एक दिन में मिलियंस में व्यूज़ जाते थे, सब्सक्राइबर्स भी एकदम मतलब बढ़ते थे बारिश की तरह। अचानक से मैं देख रहा हूँ कि साल भर के अंदर, मतलब साल भर से लेकर अभी तक के काफ़ी डाउनफॉल आ गया उसके अंदर उन चीज़ों में। ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या रही होगी? खान साहब, एक चीज़ मैंने नोट किया है कि आप जब आप नहीं मांगेंगे ना तो ऊपर वाला मालिक उसको आपको बहुत देगा, और जब आप उसके पीछे भागेंगे ना तो वो आगे जाएंगे, चाहे वो शोहरत रहे, दौलत रहे, आप उसको फिर छू नहीं पाएंगे, वो हमेशा आगे जाएंगे। तो जब तक कोई लालच नहीं था हम लोगों में
तब तक व्यूज़ बहुत अच्छे आए, है ना। और अभी मैं देख रहा कि लोग स्पेशल पैसा कमाने के लिए यूट्यूब में आ रहे। हम लोग ऊपर वाला बेहतर जानता है, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। उम्मीद भी नहीं थी उस उम्मीद बात भी की, नहीं तो थी, सही बस बात वो ऊपर वाले ने दिया और अपने उस वक्त ईमानदारी से टिके रहे, काम करते रहे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन जो अभी नए लोग आ रहे हैं उनका मकसद सिर्फ अर्निंग है, पैसा कमाना है। बस पैसा बनाना और निकल जाना। क्योंकि पहले कोरी चीज़ मिल रही थी, अब उसमें मिक्स हो गया। अब मिक्स चीज़ बहुत दूर तक नहीं जाती, नहीं चल पाता। तो लोगों का भरोसा जो है ऑडियंस का, वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। अब अपने को कुछ नया करना पड़ेगा, वो भरोसा वापस लाना पड़ेगा, लाने के लिए। तब आप आगे जा सकते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी वीडियोस बनाने की, तो उसमें ऐसे छोटू के अलावा और कौन कौन आर्टिस्ट थे जिनके साथ में काम किया आपने? छोटू के अलावा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जानी भाई, है ना। जानी अप्पा। हाँ, जानी अप्पा, यूनुस जानी, शेख यूनुस नाम है उनका, शेख यूनुस, शेख रमजान गुलशर नगर गली नंबर, पूरा नाम काफी बड़ा लंबा एड्रेस नाम बताता है। हूँ, हाँ। तो वो मेरे बहुत ही मतलब करीबी दोस्त है। तो जब छोटू का काम चालू करा मैं, तो उनके पास गया, तो मच्छी का उनका कारोबार है। तो मैं बोला ये करते हो तुम मेरे साथ कर सकते क्या, ये स्किप नहीं होने होना। तो बोले यार ठीक है करूँगा बोले। तो एक मरतबा मैं गया, शूट रात में था, तो रात में कुछ 11 बज रहे थे, तो मैं गया तो उनकी जो मच्छी बेचते वो आधी मच्छी पड़ी हुई थी, अब मेरे को शूट करना था। तो बोला जानी भाई ये पूरी मच्छी मुझे मोज दो। तो उन्होंने पूरी मच्छी मुझे, मैंने खरीद लिया। मतलब अब तुम्हारा पूरा माल ख़त्म हो गया, अब चलो मेरे साथ शूटिंग करने। अच्छा। तो वो बंदा भी बहुत अच्छा है, ईमानदार है, काम से एक्टिव है, और दोस्त बहुत अच्छा है। हाँ बेशक, बिल्कुल। और दूसरा है मज़र करके, पहलवान करके। पहलवान के नाम से हाँ, तो पहलवान, काफी हिट है। उसका हाँ। नाम मज़र है, अपने आप को मेजर बोलता। ओके ओके। हाँ, तो वो बंदा 2 महीने तक मेरे साथ ही रहा। मतलब कुछ काम क्यों नहीं कर रहा, तो बोले यार काम ही नहीं है, बोले बहुत हालात सही नहीं है। तो मतलब मेरे साथ शूटिंग में आ जा। तो वो 2 महीने तक मेरे साथ शूटिंग में रहा। फिर मुझे लगा कि इसको कोई कैरेक्टर देने होना। अच्छा। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा पहलवान कैरेक्टर, कि यार जो एकदम स्लिम रहेगा और पहलवान मतलब जो उसकी एटीट्यूड रहेगा वो पहलवान वाला रहेगा, जबकि उसमें कोई गुण पहलवान वाले है ही नहीं, है ना। तो उसको मैंने वो कैरेक्टर दिया, है ना, और उसने बहुत अच्छी तरह प्ले किया। तो आज लोग जानते हैं पहलवान, जानते हैं बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, और सभी अजीज देखा जाए तो। नहीं, जहाँ तक मैंने महसूस किया अपने चैनल पे छोटू, उसके बाद जानी, पहलवान, राजू भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। खानदेशी जबान, हाँ। उसको उसकी खानदेशी जबान में उसको महारत हासिल है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसके खून के अंदर है वो। तो ये मतलब तुम्हारे, ये देखा जाए तो एक फिल्म में एक होता है ना, पूरा एक टीम वर्क होता है, जो बॉन्डिंग होती है आपस में, ये सब की केमिस्ट्री भी अच्छी मिली हुई थी एक दूसरे से, है ना। तो इसकी वजह से एक आर्टिस्ट हमारे बहुत सारे हिट हुए। और ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आज के नौजवान बच्चे जो है मुंबई में कुछ करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बरसों लगा देते हैं घर बार से दूर रहकर। आज हमको शहर में रहकर ही नाम भी मिल गया, काम भी मिल गया, और फेम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। खान साहब एक बात है, अगर ऊपर वाला शौक के साथ रोजी दे रहा, रिस्क दे रहा, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। बेशक भाई, मतलब मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। ये ऐसा है तो मतलब वो आपसे खुश है। यानी जाहिर है कि उसने पूरी उम्र लगा दिया वो चीज़ में, और फिर बाद में वो शौक उसका पेशा बन गया। ये सबसे बड़ी बात है। सही बात है। यानी ये तो हार के जीतने वाली बात है। कि वो एक शेर था, मुझे याद आ गया अचानक, कि वहीं से पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। हाँ, बहुत आला। तो आज मतलब आप लगे रहे उस चीज़ में, कंटिन्यूसली मुसलसल लगे रहे, मेहनत करते रहे, और उसी चीज़ से वापस फिर अपने सारी वो चीज़ें, सपने पूरे किए जिनकी बचपन में सपने देखा करती, जिसकी ख्वाहिश थी। यानी उसी चीज़ से ऊपर वाले ने फिर नवाज दिया। बहुत सही बात है। अभी अपने चैनल के फिलहाल सब्सक्राइबर कितने हैं? 34 मिलियन सब्सक्राइबर अभी है। 34 मिलियन। और खान साहब एक वीडियो है छोटू के गोलगप्पे, हाँ, 1.8 बिलियन उसके व्यूज़ है। 1.8 बिलियन, ये इंडिया की आबादी से भी बहुत ज़्यादा है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमेडी सेक्शन में टॉप पर है वो वीडियो, आज भी उसके आसपास भी कोई नहीं है। क्या बात है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेकंड टॉप वीडियो है। एक टी सीरीज़ का गाना है, अच्छा, उसके वो 2 बिलियन के आसपास है, और उसके बाद 1.8 बिलियन छोटू के गोलगप्पे नाम से वीडियो था। मैं आज की हमारी यंग जनरेशन के लिए सवाल कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब होने का फार्मूला क्या है? आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अगर वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं? तो इसका सिंपल फार्मूला है कि अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको मुंबई के रास्ते पे लगना पड़ेगा।
आप अगर दिल्ली के रास्ते पे लगे तो मुंबई कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको जो भी रूट पे, जो सेक्शन में, जो मतलब जिसमें जिस इंटरेस्ट, फील्ड में मेहनत जिस करें। फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर उधर जाना है तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ वही मंजिल पे करना पड़ेगा और उसी पे चलते रहना पड़ेगा। आप रुकेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएगी। कम से कम आपको चलना पड़ेगा। आप लेट पहुंचेंगे लेकिन वो रूट पे चलना पड़ेगा, उस फील्ड पे आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो आप मंजिल पे खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो शायद मुझे नहीं दिखता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिखता है, तो जिनको दिखता है ना उनको चाहिए कि उसको मोड़ दे सही रास्ते तरफ। अगर अपने को किसी की कुछ दिख रहा है कि यार ये गलत जा रहा है, तो अपना काम है उसको बताया कि यार ये सही रास्ता ये है। आपने सिर्फ एक टर्न करने से उसकी लाइफ टर्न हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाले ने अपने को वो इल्म दिया है। हाँ हाँ, उतना एक्सपीरियंस अपने को दिया है, एक्सपीरियंस तजुर्बा दिया है, है। तो उसके बेस हाँ। पर तो समझा ही सकते हैं किसी कि यार को। इस तरह का या ऐसी कोई कोशिश करो एक हाथ के अपने लोकल लेवल पे कोई फिल्म बना के कम बजट वाली, लेकिन क्वालिटी वाइज, टेक्निकली वाइज अच्छी हो, ऐसी कोई कोशिश का इरादा है आगे कुछ? है ना, मेरे पास स्क्रिप्ट भी है, ओके, तो बहुत जल्दी करेंगे अनाउंस, आपके ही शो के थ्रू करेंगे, चलो प्रमोशन करने यही आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। तो हमारे नौजवानों को एक मैसेज देते ही आखिरी सवाल के, हमारे नौजवानों को, नई नस्लों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? हार्ड वर्क, मेहनत और ईमानदारी, ये 3 चीज़ आपको नहीं रोक सकती कामयाब होने से। कामयाब होने से। अगर आप ये 3 चीज़ को फॉलो कर ले, लेट जाएंगे लेकिन जाना तय आपका, आप कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो अभी ये बताओ वसीम भाई, आगे का क्या प्लान है अभी? अभी तक तो यूट्यूब में बहुत अच्छा मेहनत करे, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा अफोर्ड करके यहाँ तक आए। अब शायद लोग चेंज चाहते, तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली चाहते हैं ना। बिल्कुल। शायद एक ही चीज़ देख के तो हर कोई बोर हो जाता है। बराबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो ही कुछ एक रास्ता तो मिलेगा। अभी कुछ सोचा आपने करने का, कुछ नया, कुछ अभी? है कुछ 2-1 प्लान है, लेकिन इसको अभी रिवील नहीं करूँगा, करके बताऊँगा। ओके, मतलब है, लेकिन आगे कुछ ना कुछ हाँ, अच्छा आगे कुछ करने ना का कुछ प्लान करना है। है। बिजनेस के अलावा ये करना है, ये तो शौक है, पैशन है, इसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, ये हमको इतना वक्त देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान जो पीढ़ी है आज की, कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करेगी वसीम भाई की ज़िंदगी से। कि उनका कहना सिर्फ ये है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो फिर उसको टारगेट करो, उस पर बिना रुके चलते रहो, चाहे कैसे भी रास्ते आए, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़, कैसे भी रास्ते आए, उस पर चलते रहो, मेहनत करते रहो, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी और शख्सियत से, जिनकी कहानी को सुनकर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक हौसला और एक उमंग मिलेगी कुछ करने की। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।